चलिए, सुबह का समय है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभकामनाएं। हम लोग एक क्लास भूगोल की ले चुके हैं और फिर से हम आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ाने आए हैं। हम आपको भूगोल पूरा पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पूरा पढ़ाएंगे। आपको प्राचीन भारत के इतिहास को और पढ़ाएंगे। राज व्यवस्था आज ही क्लास होगी, संविधान की भी क्लास आज शुरू होगी, वो भी शुरू होगी मेरे क्लास के बाद। यानी 8 बजे से आपकी क्लास होगी संविधान की। शुरुआत की 2 क्लास मेरी होगी, मैंने 6 से 7 और 7 से 8, और 8 से 9 एक अलग टीचर की क्लास होगी और 9 से 10 एक अलग टीचर की क्लास होगी। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने सारे ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। टोटल सिलेक्शन लाइव एप्लीकेशन है। आज हम लोग यूट्यूब पे क्लास ओपन क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो है एप्लीकेशन का कुछ कार्य बाकी रह गया था, जो पूरा कर लेंगे 12 बजे तक। कुछ लोगों का कंप्लेन है कि सर एप्लीकेशन पे कुछ दिखा नहीं रहा, वो सब दिखाने लगेगा दोपहर के बाद से। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और डिटेल में क्लास होगी, कोई सानी नहीं होगा, इतनी बेहतरीन क्लास होगी। हर क्लास को इतनी बेहतर बनाया जाएगा, इतनी मेहनत किया जाएगा उस क्लास के ऊपर कि आप लोगों का एक प्रश्न छूटने से रहा, कोई प्रश्न छूटने नहीं देंगे। रात दिन एक करो गुरु। जो क्लास होगी, मैं फिर बोल रहा हूं, उसके 3 घंटे बाद आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, बोर्ड पीडीएफ भी और लिखा हुआ पीडीएफ भी, 2 पीडीएफ मिलेगा। शाम तक एक टेस्ट भी लेंगे 30 क्वेश्चन का, जो आज पढ़ाया गया है, और हर संडे को फुल लेंथ टेस्ट भी होगा। टेस्ट का कोई अलग से चार्ज नहीं होगा, एकदम बेहतर होगा। जुड़ जाइए, इससे बेहतर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है गुरु। एकदम बड़ी आस्था और बड़ी प्यार से मैं इस सीजन को चलाऊंगा। वीडियो को जो आप मान लीजिए कभी कभी वीडियो लाइव नहीं देख पाए, तो 24 घंटे के लिए आपके लिए वीडियो अवेलेबल होगा। 24 घंटे लगातार आप जो सुबह में पढ़ाऊंगा वो वीडियो आपको 24 घंटे तक अवेलेबल होगा, या विशेष रिक्वेस्ट आपकी आएगी तो उसे मैं आपके लिए ओपन करूंगा। तो चलिए लगातार हम जुड़ते हैं और आज के सेशन आधुनिक भारत के इतिहास की हम शुरुआत करते हैं। आप सभी का शुभकामना है। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत भी है, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत भी है गुरु। चलिए हम लोग आ जाते हैं आज के इस क्लास पर। चलिए तो हम लोग क्लास में आ जाते हैं। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे, समय नहीं गवाते हुए, आधुनिक भारत का इतिहास। जल्दी से जो एप्लीकेशन हमारा है टोटल सिलेक्शन लाइव, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ लोग फी की बात कर रहे थे, तो इस क्लास के जैसे ही लास्ट करेंगे आपको आशुतोष सर आके बताएंगे कि इस क्लास का क्या फ्री होगा या पैसे लिया जाएगा या क्या होगा। चूंकि आशुतोष सर का ही ये क्लास है, मैं इनके क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो वो बताएंगे आपको कि क्या होगा कैसे होगा। तो चलिए भाई, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। मैं तो अपनी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, मैं बिना चार्ज का। मुझे कोई इस पढ़ाई के लिए मैं कोई सैलरी नहीं ले रहा हूं, कोई सैलरी मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। सरकार से जो पैसे मिलते हैं हमको बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रॉमिस भी किया था कि मैं कहीं भी अपनी सेवा दूंगा तो फ्री ही दूंगा। चलिए, भारत के इतिहास। और शाम एक चीज और बता दूं, एप्लीकेशन पे क्लास चलने का मतलब ये नहीं है कि शाम का आपका जो लाइव सेशन चल रहा था, या मैडम करंट अफेयर ले रही थी, आशुतोष सर साइंस ले रहे थे, मैं आशुतोष सर को बोला हूं ये गुरु, आप जो है क्लास में जो लेते हैं प्रश्न, बच्चों का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाइए। हाँ, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, डिस्कशन भी होगा, थोड़ा फास्ट भी चलेगा। आपका डिमांड जो होगा सब पूरा किया जाएगा। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, वो चलता रहेगा। इंडिया हिस्ट्री। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास मूलतः माना जाता है कि भारत की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 1707 जब औरंगजेब का निधन हुआ, औरंगजेब का निधन हुआ तब से लेकर 1947 तक का इतिहास, यही पढ़ना होता है। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सन 1800 से लेकर 1947 का इतिहास। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, तभी 1800 के पहले वाला इतिहास करेंगे हम लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है और यही से 99% सवाल यहीं से बनते हैं। 1800 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है
सवाल मूलतः तो यहीं से बनता है। वैसे तो आधुनिक भारत की बात करें तो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाती है, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में, इसको भी हटाइए, भारत में यूरोपियंस का आगमन, यूरोप के लोगों का आगमन जो शुरू होता है वहीं से आगमन होता है, वहीं से शुरू होता है आधुनिक विश्व का इतिहास। यूरोप के लोग जब कहते हैं कि तुर्की ने कस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, तुर्की ने जब कस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तो यूरोप के जो स्थलीय व्यापार के मार्ग थे, स्थलीय माने जमीन से जो व्यापार करते थे भारत के साथ, चीन के साथ, वो बंद हो गया। तुर्की ने जब कस्तुनतुनिया पर अधिकार किया, कब किया भैया? 1452 में। 1452 में जब तुर्की ने जमीनी रास्ता को तुर्की बंद कर दिया, आज भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ तो पाकिस्तान को सहयोग करने वाला दो ही देश था, एक चीन था जो खुल के नहीं कर रहा था, और दूसरा तुर्की था जो खुल के पाकिस्तान के साथ आ गया। ऑपरेशन सिंदूर में गुरु धजिया उड़ा दिया गया पाकिस्तान का। उस धजिया उड़ाने के क्रम में तुर्की खड़ा था पाकिस्तान के साथ। खैर समय समय है, बाकी बात है, खड़ा है गुरु, देख लिया जाएगा। तो गुरु तुर्की ने जब कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया 1452 में, तब समुद्र के रास्ते, जमीनी रास्ते बंद हो गए। उस समय समुद्र जो है ना, सभी लोगों के लिए ज्ञात नहीं था, समुद्र के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, लोग समुद्र में जाने से डरते थे। लेकिन भारत और चीन जो समृद्ध देश थे, वहां से व्यापार जो होता था वो बंद हो गया तुर्की की कस्तुनतुनिया पर अधिकार के बाद, 1452 के बाद। तब लोगों ने कहा कि अब तो इतना समृद्ध देश है भारत और चीन, हम कैसे व्यापार करें? लोग बेचैन हो गए। समुद्र से जो लोग डरते थे उसी समुद्र में अपने जहाज को उतार दिए कि अब जमीन का रास्ता तो बंदे है, तो क्या किया जाए भाई? तो चलिए समुद्र में घुसते हैं, मरेंगे तो मरेंगे, देखा जाएगा। तो उस धन को पाने की लालसा ने लोगों को समुद्र में भेजा, और समुद्र में आने के बाद कई सारे ऐसे देश थे जिनका खोज हुआ, कई सारे नए द्वीप का खोज हुआ, जहां बहुत भारी मात्रा में यूरोप के लोगों को फायदा हुआ। इस खोज को हम ज्योग्राफिकल इन्वेंशन यानी भौगोलिक खोज का नाम देते हैं। इसी खोज में अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सा, केप ऑफ गुड होप का खोज हुआ, अफ्रीका महादेश के कई देश का खोज हुआ, अमेरिका का खोज हुआ, भारत आने के समुद्र, भारत का खोज नहीं हुआ था, का भारत भुलायल था? नहीं, भारत का खोज नहीं हुआ, भारत आने के समुद्री रास्ते का खोज हुआ, भारत आने के समुद्री रास्ते का खोज हुआ, अमेरिका का खोज हुआ, और कई सारे द्वीप खोजे गए। वो खोजे गए नहीं, बल्कि खोजने के साथ साथ यूरोप के लोगों की मंशा थी कि वहां जाके अपना एक उपनिवेश, एक कॉलोनी स्थापित किया जाए, और उसी कॉलोनी के माध्यम से हम पूरे देश का जो माल है, पूरे देश में जो संपत्ति है, उसको एन केन प्रकरण लूटा जाए। अंतिम उद्देश्य था यूरोप के लोगों को अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश के देशों पर कब्जा करना और उससे वहां से लूट मचाना, वहां की संपत्ति को लूटना। इसी को बोलते हैं कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। जब कोई देश व्यापारी के माध्यम से किसी देश में जाता है और अपनी कॉलोनी बना लेता है तो उसी को उपनिवेशवाद या कोलोनियलिज्म बोलते हैं। लेकिन जब कोई देश डायरेक्ट हमला करके किसी देश पर कब्जा करता है, अटैक करके, हमला करके कब्जा करता है, तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ये दोनों का उद्देश्य किसी देश पर कब्जा करना, और कब्जा करने के बाद उस देश को लूटना, तरीके से लूटना, दोनों हाथों से लूटना, ये मूल उद्देश्य है। लेकिन दोनों का उद्देश्य यही है, लेकिन दोनों में अंतर है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर है। उपनिवेशवाद जब व्यापार करने के उद्देश्य से किसी देश में जाते हैं और अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, उस देश पे कब्जा कर लेते हैं, तो उसको उपनिवेशवाद या कोलोनियलिज्म कहते हैं। लेकिन जब सैनिक हमला, सीधे अटैक करके कब्जा कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। ये अंतर है। तो ब्रिटेन जो भारत में आया, यूरोप के लोग जो भारत में आए, वो हमला करके नहीं आए, बल्कि व्यापारी के रूप में आए, और धीरे धीरे अपने व्यापार को फैलाते हुए पूरे देश पर कब्जा कर लिया। यानी भारत क्या था? साम्राज्यवाद नहीं था, साम्राज्य नहीं उसका नहीं था, बल्कि भारत उसका कॉलोनी था, उपनिवेश था। समझ में आ गया बात? तो भारत आने के या पूरे दुनिया में जाने के समुद्री रास्तों की खोज कब से शुरू हुआ? 1452 से। और कहते हैं कि इसी के बाद क्या शुरू हो गया? आधुनिक विश्व का इतिहास।
एकदम बहुत शानदार लगेगा पढ़ने में आपको, बस जुड़े रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एकदम साधारण भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को। आधुनिक विश्व का इतिहास कब शुरू होता है, पूरे वर्ल्ड का आधुनिक इतिहास कब से शुरू होता है, 1452 के बाद। कहते हैं कि इसी दौर में कुछ दिन बाद यूरोप में पुनर्जागरण भी आया। यूरोप में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक आविष्कार हुए। धीरे धीरे चर्च और ईसाई धर्म, शुरुआत में यूरोप के जितने देश थे उनका शासन चलाता था चर्च, ईसाई धर्म के आधार पर शासन होता था। अंधविश्वास कायम था पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में अंधविश्वास का दौर था। ईसाई धर्म के लोग, चर्च के लोग ही पूरे देश को चलाते थे। शासन को जो कह दिया चर्च वही शासन करेगा। विज्ञान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन बाद में इटली से 1452 के बाद जब भौगोलिक खोज शुरू हुआ, ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ, तो इटली से शुरू हुआ एक नया जागरण जिसमें अंधविश्वास को दूर किया गया और ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से शासन चलाया जाने लगा। चर्च पे भरोसा खत्म हुआ और विज्ञान पे भरोसा शुरू हुआ, ज्ञान पे भरोसा शुरू हुआ। उसी को बोलते हैं पुनर्जागरण, अंग्रेजी में बोलते हैं रेनेसा। इसी दौर में यूरोप में पुनर्जागरण भी शुरू होता है। जब लोग दुनिया को घूमेंगे, दुनिया को देखेंगे, जरूरत महसूस होती है, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आविष्कार शुरू हुए, विज्ञान की ओर लोग बढ़े और धीरे धीरे धर्म से लोगों का दूरी बढ़ गया। समझ में आ रहा है बात? तो भैया वैज्ञानिक खोज शुरू हुआ, ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ, इसी को पुनर्जागरण कहते हैं। इसकी शुरुआत इटली से हुआ था, ये भी क्वेश्चन रट लीजिए। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुआ? इटली से हुआ और पूरा यूरोप में फैल गया। यूरोप में जो अंधकार युग था, जो अंधकार युग का मतलब अंधविश्वास पर ध्यान था, धर्म पर ध्यान था, उससे लोग बाहर निकले, उजाला में आए। इसी को हम पुनर्जागरण। उजाला का मतलब क्या होता है? आप कोई कार्य कर रहे हैं तो खाली विश्वास पे कर रहे हैं, ऐसा करने से हमको ये मिल जाएगा, इसको बोलते हैं अंधविश्वास। लेकिन अगर आप उसका एक प्रैक्टिकल रूप देखते हैं तो हो गया विश्वास, उसको बोलते हैं वैज्ञानिक विश्वास। तो वैज्ञानिक विश्वास होना ही, तर्क के आधार पर किसी चीज को मानना ही हम बोलते हैं पुनर्जागरण। तर्क के आधार पर किसी चीज को मानते हैं, हर चीज को तर्क के कसौटी पर कसते हैं कि भैया ये क्यों है, कैसे है, आखिर इसको क्यों माना जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग पुनर्जागरण। लेकिन अगर हम बिना तर्क किए सीधे किसी चीज को मान लेते हैं तो उसको बोलते हैं अंधविश्वास। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय ने किया था। धर्म में जो, समाज में जो अंधविश्वास था उसको दूर करने का शुरुआत किसने किया? राजा राम मोहन रॉय। इसीलिए पुनर्जागरण, नवजागरण के जनक पिता राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं। और ये शुरू हुआ बंगाल से। पुनर्जागरण की शुरुआत भारत में कहां से हुआ? बंगाल से हुआ। लेकिन विश्व में कहां शुरू हुआ? यूरोप के इटली से। यह भी नोट कर लीजिएगा। तो 1452 में जब तुर्की ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब लोग क्या बोले भैया कि अब कैसे व्यापार होगा, इंडिया जैसे देश को कैसे लूटा जाए। तो इन सभी देशों में आने के लिए लोग वह समुद्र जिससे लोग डरते थे, उस समुद्र में अपने जहाज को कुदा लिए और ऐसे में कई जहाज डूबे भी, रिस्क भी हुआ, लेकिन लोगों ने रास्ता निकाला। और इस समुद्री रास्ते की खोज को ही भौगोलिक खोज कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? भौगोलिक खोज, मतलब कि इसको हम लोग ज्योग्राफिकल इन्वेंशन कहते हैं। भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज की संज्ञा दी गई है। कई सारे देश खोजे, पता होगा आपको। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को खोजा। बार्थोलोमेव डियाज ने 1487-88 में केप ऑफ गुड होप का खोज किया। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमेव डियाज ने किया। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। इसके बाद वास्को डी गामा ने भारत का खोज नहीं किया, बल्कि वो सब था पहले से जानकारी। वहां जाने के समुद्री रास्तों का खोज हुआ। ध्यान रखिएगा, भारत का खोज नहीं, भारत आने के समुद्री रास्ते का खोज हुआ। वास्को डी गामा ने किया। अमेरिका जाने के लिए कोलंबस ने किया। बार्थोलोमेव डियाज ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का खोज किया। कई हम बताएंगे। यहां शुरू होता है आधुनिक विश्व का इतिहास, जहां से भौगोलिक खोज शुरू होता है। इसके बाद पुनर्जागरण आया। बहुत दिनों के बाद जब सब कुछ हो गया तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और कई सारी बातें हुई। वैज्ञानिक आविष्कार हुए, कंपास का खोज हुआ और कई सारी मशीनों का खोज हुआ। खैर, तो ये आधुनिक विश्व का इतिहास 1452 के बाद ही शुरू होता है। पर आधुनिक भारत का इतिहास मानते हैं कि 1707 से शुरू होता है, जब औरंगजेब का निधन होता है। क्लियर है? तो हम पढ़ाएंगे आपको आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, इसको जरा देख ले। पहला पॉइंट पे पढ़ेंगे हम लोग
भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियंस यूरोपियंस यूरोपियन का आगमन, ये हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बड़ी शानदार पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि डच कब आए, डच ने भारत में क्या क्या किया, पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियंस कौन थे, पुर्तगाली। वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही था, तो पुर्तगाली कब आए, डच कब आए, फ्रेंच कब आए, ब्रिटिश कब आए, डेनिश कब आए, पूरी, और भारत आकर उन्होंने कहां कहां अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की, इस तरीके से बताऊंगा ट्रिक के साथ कि एक बार में पूरा याद, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टॉपिक जो मैं पढ़ूंगा मेरे प्यारे दोस्त, वो मैं क्या पढ़ूंगा, पहला टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ूंगा, जो मेन टॉपिक आपका है वो पढ़ेंगे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सामाजिक भाई, भारत में यूरोपियंस का आगमन। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। इसी में बताया मैंने कि यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुआ था, एकदम रट लीजिए। देखो, पुनर्जागरण एक शब्द आता है क्रांति, ध्यान समझिएगा, पुनर्जागरण और क्रांति में अंतर है। पुनर्जागरण जब पुराने अंधविश्वास से हम लोग विज्ञान और ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। कोई भी चीज को तर्क करके देखते हैं तो उसको पुनर्जागरण कहते हैं, यानी पुरानी परंपरा से हट के हम लोग तर्क पे आते हैं, इस बदलाव को कहते हैं पुनर्जागरण। क्रांति में भी बदलाव होता है, क्रांति का मतलब मारे पीट नहीं होता है खाली, क्रांति मतलब आप सोचते हैं मार पीट नहीं, क्रांति में भी बदलाव होता है। जब रातों रात एकाएक किसी भी चीजों को बदल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रांति। क्रांति में नुकसान होता है, एकाएक किसी चीज को बदलिएगा थोपिएगा तो क्या नुकसान ना होगा। अब मान लीजिए ज्ञान विज्ञान तर्क का विकास हुआ यूरोप में, अब एकाएक हम चर्च को बोलते कि आज से तो बात नहीं मानेंगे हम, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं। ऐसे में क्या होता, धर्म के लोगों ने के द्वारा विरोध किया जाता, धर्म के लोग इसको ना मानने वाले दोनों आपस में मारपीट करते, ऐसे में बहुत हत्याएं होती, नुकसान होता। एकाएक बोलते कि आज से धर्म मानना बंद, तो धर्म के लोग छोड़ेंगे क्या, आपको नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में हम बैठाएंगे, आराम आराम से तर्क करिए, कोई भी चीज को मानिए पर मानने से पहले तर्क कीजिए, विज्ञान का उसमें इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता धीरे धीरे बदलते हैं तो उसको पुनर्जागरण कहते हैं, एकाएक बदल जाए तो उसे क्रांति कहते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुआ, नवजागरण की शुरुआत इटली से हुआ। पुनर्जागरण नवजागरण एक ही बात है। समाज धर्म के चीजों को हम तर्क से मानेंगे, उसी को बोलते हैं नवजागरण या पुनर्जागरण। उसी तरह भारत में भी पुनर्जागरण और पुनर्जागरण की शुरुआत 1800 के बाद हुआ। भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत 1800 ईस्वी के, इसी को बोलते हैं पुनर्जागरण भी। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को ही क्या बोलते हैं, भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुआ, 1800 ईस्वी के बाद हुआ, और जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन रॉय ने किया। किसने किया, राजा राम मोहन रॉय। भारत में पुनर्जागरण यानी समाज में जो कुरीति है या जो भी रीति है उसकी हम बात मानेंगे तब जब तर्क पे कसौटी पे कसेंगे, ऐसी बिना मतलब के नहीं मानेंगे। ये काम करने से फायदा होगा, इसी झूठ मूठ नहीं, अगर फायदा होगा तर्क इसके पीछे तभी मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया और भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले बंगाल से हुआ। कहां से हुआ, बंगाल से। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता या नवजागरण का पिता भी कहते हैं, पुनर्जागरण या नवजागरण का पिता भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पूरे दुनिया में पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुआ, तो यूरोप के इटली से। पूरे दुनिया में पुनर्जागरण की शुरुआत, विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुआ, लिख देता हूं ताकि आपको नोट करना ना पड़े। पुनर्जागरण की शुरुआत पूरे विश्व में, पुनर्जागरण या नवजागरण अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं, नवजागरण की शुरुआत यूरोप के इटली से हुआ। प्रारंभ कहां से हुआ, प्रारंभ यूरोप के इटली से हुआ। इटली जिसकी राजधानी रोम है। चलिए भैया, तो पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप के इटली से हुआ। भारत में कहां से हुआ, भारत में हुआ बंगाल से। किसने शुरू किया, राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया।
तो ये दो टॉपिक हुआ। पहला भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें सभी लोग आ जाएंगे, जिसमें पुर्तगाल भी आ जाए। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल। सब आ जाएंगे टोटल, डच, डेनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, फ्रेंच लिखिए, फ्रेंच और ब्रिटिश, सारा पढ़ाऊंगा कैसे आए और किसने कहा कंपनी एस्टेब्लिश किया। ये 2 पॉइंट हो गया। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका स्क्रीनशॉट, इसका बोर्ड पीडीएफ भी आपको हम शेयर करेंगे। चलिए, ये हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, अगला पेज पे आते हैं। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, वो पढ़ेंगे गुरु हम भारत में स्थापित राजनीतिक संगठन। भारत में कांग्रेस पूर्व, कांग्रेस से पहले, भारत में कांग्रेस बना बाद में, पर कांग्रेस से पहले स्थापित राजनीतिक संगठन, स्थापित राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। हमारी जो क्लास होगी वो एप्लीकेशन पर ही होगी। टोटल सिलेक्शन लाइव एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहीं पर क्लास होगी, वहीं पीडीएफ शेयर होगा, वहीं पर टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अभी उस पर कुछ दिखाएगा नहीं, लेकिन आपको दिखाएगा तो नहीं उस पर कुछ, लेकिन आपको मिल जाएगा। आपको दोपहर के बाद उस पर दिखाने लगेगा। और कल से क्लास उसी पे होगी। आज हम यूट्यूब पे ओपन क्लास इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कैसा लग रहा है क्लास? मजा आ रहा है तो फीडबैक दीजिएगा कैसा लग रहा है। भारत में कांग्रेस से पहले जो जो संस्था बना उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे बंगाल जमींदार सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन, कई सारे एसोसिएशन बने। सारे जो कांग्रेस से पहले जो बने उनकी चर्चा हम करेंगे। उसमें उनका कब स्थापना हुआ, कब उनका स्थापना हुआ, उसकी स्थापना क्यों की गई, किसने इसकी स्थापना की, किसने स्थापना की, पूरा जितने संगठन बने हैं इनकी स्थापना कब हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से, उसका उद्देश्य क्या था, किसने किया और कहां उसकी स्थापना हुई, ये सब बात पढ़ेंगे। इसमें 4 पॉइंट इसमें होगा, 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कांग्रेस। कांग्रेस से पहले हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। क्रांति में पढ़ेंगे हम लोग क्रांति का कारण क्या था, किस कारण से आखिर इतनी बड़ी क्रांति हो गई। बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे, कदम सिंह, सुरेंद्र शाह, इतने बड़े लेवल पर क्रांति हो गई। आखिर क्या कारण था कि इतने बड़े लेवल पर क्रांति हुआ? तो गुरु कारण भी पढ़ेंगे, परिणाम भी पढ़ेंगे, उसके बाद स्वरूप भी पढ़ेंगे। उसका नेतृत्व किसने किया, और नेतृत्व को भाई 57 की क्रांति जहां जहां से हुआ उसका नेतृत्व किसने किया, और नेतृत्व तो किया ही, उस नेतृत्व को दबाने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी का प्रयोग किया गया, ये भी क्वेश्चन आता है कि विद्रोह को झांसी में किसने शुरू किया, झांसी में विद्रोह का नेता कौन था, और विद्रोह को कौन दबाया, बिहार के आरा जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया, और विद्रोह को कौन दबाया, ये क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ विद्रोह का क्या कारण रहा, सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, और सैनिक कारण क्या था, और तत्कालिक कारण क्या था। ये पूरी बात, कोई क्रांति का एक दिन का परिणाम नहीं होता, एक बहुत दिनों, कोई किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो पहला दिन ही नहीं मार देते, वो बहुत दिन का वो तंगी रहता है, एक दिन घुसा के मार देते हैं थप्पड़ कि अब बर्दाश्त नहीं होता। उसी तरह से 57 की जो क्रांति हुई उसका तत्कालिक कारण हो सकता है चर्बी वाला कारतूस हो, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा बहुत दिनों का शोषण था, समाज में जो कुरीतियां थी उसको बदला गया, तो लोग उससे भी नाराज थे। आपको पता है जैसे अभी 3 तलाक समाप्त हुआ इस्लाम से, कोई भी व्यक्ति मोबाइल पे भी 3 तलाक बोल दिया मतलब तलाक। तभी कई मुसलमान संगठन को लग रहा है कि 3 तलाक खत्म कर दिए मोदी जी, गलत बात है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। पर आज से 100 साल बाद वही बच्चे इस 3 तलाक समाप्ति को देखेंगे तो बोलेंगे अरे कितना खराब था, अपनी पत्नी को लोग बस तलाक 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 बोल के छोड़ देते थे, ये कितनी गलत बात थी। जैसे सती प्रथा का जब अंत किया गया तो लोगों को लगा कि यार ये तो मेरे धर्म में हस्तक्षेप है, समाज में हस्तक्षेप है। हम किसी के पति के मरने के बाद अगर महिला को जलाते हैं ये तो सती देवी बन जाती है, इसको खत्म कर रहे हैं। उस समय लगा कि गलत हो रहा है, पर आज देखते हैं तो लगता है यार किसी भी महिला को जला दिया जाता था जिंदा, ये कितनी गलत प्रथा थी। तो उस समय लगा लोगों को
कि हमारे साथ गलत हो रहा है। धर्म में भी कई सारी कुरीतियां थी, दूर किया गया, पर धर्म में एक बात और हुआ कि जबरदस्ती ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रेशर बनाया गया आम लोगों पर भी। यहां तक कि वेतन में भी अंतर आता था। उसी पद पर अगर आप ईसाई हैं तो आपका वेतन सीधे 40 गुना ज्यादा, अगर आप ईसाई नहीं हैं, कोई और धर्म से, हिंदू मुसलमान हैं, तो आपका वेतन सीधे 40 गुना कम। सेम पद, अब वेतन 40 गुना ज्यादा ईसाई बनने पर। ये सब क्या था? मेंटली टॉर्चर था कि आप ईसाई बन जाइए तो आप भी वेतन उतना ले लीजिए। इस तरीके से किया गया था। इस सब अंदर अंदर साल रहा था। बिलेजली की सहायक संधि, उसके बाद कार्नवालिस की जामींदारी पर था, डलहौजी की हड़प नीति, ये सब कुछ राजनीतिक कारण थे जिसके कारण भी लोग नाराज थे। कई जमींदारों की जमीन हड़प ली गई थी, इसलिए 57 की क्रांति में बहुत सारे जमींदार भाग लिए थे। कई जमींदार जो अंग्रेज के चापलूस थे वो भाग नहीं लिए, जैसे सिंधिया टाइप के लोग, वो भाग नहीं लिए थे। लेकिन मैक्सिमम जमींदार जिनकी जमीन हड़पी गई, उस जमीन के लिए वो सर कटा दिए थे। इसके बाद कई और कारण थे, सैनिक कारण थे। सैनिकों को जबरदस्ती, ऐसे कहा जाता था कि समुद्र पार जाइए, ऐसे हिंदू सैनिकों को जबरदस्ती इस्लामिक देश में भेजा जाता था। जैसे सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा गया, सैनिकों को समुद्र पार करके म्यांमार भेजा गया। समुद्र पार जाना उस जमाने में धर्म के खिलाफ माना जाता था। इतना ही नहीं, हल्ला हुआ कि सैनिक छावनी में हड्डी, यानी कि जो आटा है उसमें हड्डी का चूरा मिलाया जा रहा है और उसमें धर्म भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा है। चर्बी वाला कारतूस तो था ही तत्कालीन कारण में। तो कारण क्या था मैं बताऊंगा। जब 57 की क्रांति हो गया तो उसका परिणाम क्या निकला? स्वरूप का मतलब होता है स्वरूप, जाकी भावना जैसी रही ताकि मूरत देखी तिन तैसी। जाकी भावना, जैसी भावना वैसी मूरत। भगवान के बारे में कहते हैं ना, कोई भगवान को अपना बेटा मानता है, कोई अपनी पत्नी मानता है, तो रूप देखना, स्वरूप। यानी 57 की क्रांति को किसने किस रूप में देखा? किसी ने इसको सैनिक विद्रोह कहा कि सैनिकों का विद्रोह था। किसी ने इसको जमींदार का विद्रोह कहा, किसी ने इसको हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र कहा। मैंने किस रूप में इसको देखा गया? किसी ने इसको किसान विद्रोह कहा। भैया किसने किस रूप में इसको देखा? ये स्वरूप का मतलब नेचर, अंग्रेजी में नेचर इसको कहते हैं। किस रूप में इसको देखा गया वो है स्वरूप। किसने कहां से नेतृत्व किया, उसमें विद्रोह को दबाने में किस ब्रिटिश अधिकारी का उपयोग किया गया, ये पूरी कहानी डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास के इस चैप्टर में। 5वें नंबर पे मुझे लगता है कहीं से छूटने वाली बात नहीं है, कोई सवाल नहीं छूटेगा और कहीं से नहीं छूटेगा। इसको पढ़ने के बाद आप भारत के किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो निश्चित रूप से इस चैप्टर से 99% सवाल आपका होगा। कोई छुपा हुआ सवाल पूछ ले तो उसका हम नहीं जानते, लेकिन 99.99% सवालों की गारंटी है कि यहीं से पूछेगा। एकदम डिटेल होगा, कहीं भागा भागी नहीं। और आज की क्लास ओपन यूट्यूब पे हो रहा है, लेकिन कल से है क्लास हम लेंगे आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही। आज टोटल सिलेक्शन लाइव एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। 5वें नंबर पर पढ़ेंगे हम कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस, आखिर इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस क्यों बनाना पड़ा? 1857 की क्रांति के बाद ऐसी क्या सिचुएशंस बने ब्रिटेन के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने। खुद ब्रिटिश सरकार ही चाह रही थी कि भारत में एक बड़ी पार्टी बने, छोटी छोटी पार्टियां उसी में शामिल हो जाए। क्या कारण था कि जितने भी राजनीतिक संगठन बने उन संगठनों को मिलाकर एक बड़ी पार्टी कांग्रेस बनाने की बात अंग्रेज कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी के निर्माण की बात खुद ब्रिटिश स्वीकार कर रहे थे। इतना ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बना था तो उस समय के गवर्नर जनरल वायसराय जो थे लॉर्ड डफरीन थे। डफरीन ने गार्डन पार्टी दिया था कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस बनाने के लिए एकदम खुश होकर पार्टी दिया था कि आपने एक बड़ी पार्टी बना लिया। सारी छोटी छोटी पार्टियों को मर्ज करके अंग्रेज चाहते थे कि सारी पार्टी मर्ज होकर एक बड़ी पार्टी में तब्दील हो जाए ताकि उससे बात करना आसान हो। बहुत खुश था अंग्रेज, इसीलिए पार्टी भी दिया। पर वो नहीं जानता था कि वही कांग्रेस उसके लिए नासूर साबित होगा, वही कांग्रेस उसको जीना मुश्किल कर देगा। इसीलिए जब लॉर्ड कर्जन आया कुछ ही दिन के बाद, डफरीन से करीब 15 साल 16 साल के बाद आता है कर्जन एक गवर्नर। 15-16 साल में लग गया अंग्रेजों को कि हमने एक बड़ी भूल कर दी। पहले सारा बड़ा बड़ा दिमाग अलग अलग पार्टी में था, अब एक छत के नीचे सारे खुराफाती दिमाग आ गए, अब जीना मुश्किल हो जाएगा। कर्जन आते ही बोला कि मैं कांग्रेस को मरता हुआ देखना चाहता हूं, कांग्रेस को खत्म होता हुआ देखना चाहता हूं। इसलिए उसने बड़ी साजिश की, फूट डालने की भी कोशिश की। उसी के फूट के कारण बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन के साथ साथ मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये सारी बातें हुई, यानी भारत
कि जो कांग्रेस पार्टी थी जिसके माध्यम से भारत अपनी बात को रखता था, उस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। वही अंग्रेज जो खुश थे, कभी पार्टी दे रहे थे कांग्रेस के लोगों को, वही 16 साल के अंदर पता चल गया कि मैंने बड़ी भूल कर दी। खैर, तो कांग्रेस के बारे में संपूर्ण बात पढ़ाया जाएगा। कांग्रेस की स्थापना में किसका योगदान था, कांग्रेस की स्थापना में कौन कौन सी थ्योरी इस्तेमाल हुआ, किसने कौन सा थ्योरी इसके स्थापना संबंधित दिया, कांग्रेस की स्थापना कहां हुआ, कब हुआ, फैक्चुअल जानकारी भी साथ साथ आपको मिलेगा। इसके बाद 6ठे नंबर पे आइए। ऐसा तो मैं जब लाइव सेशन लेता हूं तो पूरी कांग्रेस ही पढ़ा देता हूं। एक कांग्रेस का प्रश्न आता है, पूरा कांग्रेस समाप्त हो जाता है। 6ठे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे नागरिक आंदोलन। नागरिक आंदोलन, नागरिक आंदोलन का मतलब क्या होता है दोस्त? नागरिक आंदोलन का मतलब होता है सिविलियन मूवमेंट। ऐसा आंदोलन जिसमें हिंसा का प्रयोग बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। कोई छिटपुट हो जाए तो बात अलग है। अहिंसक आंदोलन, पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखना, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखा जाता है। इस आंदोलन को हम नागरिक आंदोलन कहते हैं। संविधान का इस्तेमाल करके, जैसे अभी बीपीएससी को लेकर आंदोलन हुआ, हम लोगों ने कहीं पर भी ईंटा पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से किया, संवैधानिक तरीके से किया। इसी को बोलते हैं नागरिक आंदोलन। नागरिक आंदोलन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, पहला स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, स्वदेशी आंदोलन के बाद चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इसी में पढ़ेंगे। सत्याग्रह, इसमें कई सारे सत्याग्रह हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। अहमदाबाद, सुनिए ये क्रम से लिख रहा हूं, पहले यही हुआ, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, एक तरह से क्रम भी बन गया। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, मजदूरों की हड़ताल पढ़ेंगे, हड़ताल। इसी में हम लोग पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह इसी में हम लोग पढ़ेंगे। खेड़ा सत्याग्रह के बाद इसी में पढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, ये सारे सत्याग्रह हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे, इसी में आगे पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, आंदोलन इसी में पढ़ेंगे हम लोग आगे कांग्रेस स्वराज पार्टी। कांग्रेस स्वराज पार्टी इसी का हिस्सा था, इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ था कांग्रेस स्वराज पार्टी भी। इसी में पढ़ेंगे नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह इसी में पढ़ेंगे हम लोग। नमक सत्याग्रह के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों आंदोलन क्यों हुआ, उसका धरातल क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ, स्वरूप क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी में हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, छोड़ो आंदोलन, इस सब डिटेल में पढ़ेंगे जितना भी लिख रहा हूं। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको इसका पीडीएफ में शेयर कर पाऊं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लिया हूं गुरु, सेव कर लिया हूं। अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। कितना नंबर था ये? हम लोग 6 नंबर तक किए थे। अब हम लोग आते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे पढ़ेंगे हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन नाम से ही लग रहा है कि जिसमें हम लोग हिंसा का सहारा बड़े पैमाने पर लेंगे, संवैधानिक तरीके से नहीं, बल्कि तुम यदि विनती से मेरा अधिकार नहीं दोगे तो हम छीनेंगे अपने अधिकार, गलत करोगे तो हम मारेंगे तुमको। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। कहते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय बहुत आशाएं थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस के लोग लगातार संवैधानिक तरीके से ही अपनी मांग रख रहे थे। इसीलिए जानते हैं क्या हुआ, जो यूथ थे कांग्रेस के वो नाराज हो गए। उनका कहना था, आज भी घर में देखिएगा अगर पड़ोसी कुछ बोलता है तो घर का युवा क्या करता है, लाठी लेकर निकलता है तेजी से कि आज मारिए देंगे हम। तो घर का जो पिता होता है, बुजुर्ग होता है, वो क्या बोलता है, बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, हम लोग का स्थिति ठीक नहीं है, मारेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ। वही कहना था हमारे जो कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता थे, जो अनुभवी लीडर थे, उनका कहना था कि अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है। गांधी भी बाद में वही किए। गांधी ने शुरुआत में कहे कि भैया अहिंसा करना है, मतलब हिंसा नहीं करना है, लेकिन अंत में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उन्होंने सीधा कह दिया, इशारा तो कर ही दिया, करो और मरो, गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ। गांधी जी ने एक भाषण में कहा, गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, यानी इशारा कर दिया कि देख लेना, जहां जहां होगा उखाड़ के फेंक देना। तो भैया गार्जियन के रोल में थे, उनको बोला गया नरम दल के लोग, नरम दल यानी मॉडरेट। और जो लोग कहते नहीं अब ऐसे बात न बनेगा, बहुत दिन प्रार्थना कर लिया, मारेंगे जाके,
उसी को बोला गया गरम दल। और गरम दल के लोगों ने जिस तरीके से अपनी मांग रखी उस तरीका को ही बोलते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। और क्रांतिकारी आंदोलन का हमारे देश में 2 चरण है। एक चरण की शुरुआत 1890 के दशक में हुआ। जो शुरुआत की बात करेंगे तो 1897 से लेके 1915 तक चला, जिसमें चापेकर बंधुओं की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या शुरू होता। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भारत में 57 की क्रांति को इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भारत में महाराष्ट्र से होता है, महाराष्ट्र के पुणे से होता है। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या से लेके गद्दर आंदोलन तक, गद्दर तक शुरू लिख दीजिए गद्दर। और चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या, प्लेग अधिकारी की हत्या से शुरू होता है और खत्म कहां होता है? गद्दर तक। और दूसरा चरण शुरू होता है 1924 से लेके 1946 तक, यानी एचआरए की स्थापना से लेकर 1946 के 9 सैनिक विद्रोह तक। 9 सैनिक विद्रोह, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा आंदोलन जिसमें हम हिंसा का सहारा लेंगे, एन केंद्र पराक्रम, अगर बात नहीं मानोगे तो बम भी मारेंगे, हम गोली भी चलाएंगे, हम तुम्हारी हत्या भी करेंगे। क्लियर है? नासिक षड्यंत्र केस में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई। हम आपसे आपकी लहजे में बात करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, जिसका पहला चरण है 97 से 1915। 1897 में प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी गई और गद्दर तक चलेंगे हम लोग। और दूसरा चरण शुरू होता है 1924 से, बीच में गायब रहा। 15 से 24 तक कोई भी क्रांतिकारी घटना नहीं घटी। एक आध घटना को बीच में छोड़ दिया जाए कहीं कहीं का, तो जनरली कोई बड़ी घटना, क्रांतिकारी घटना 1915 से 1924 तक नहीं हुआ। 24 में लगा कि क्रांति जरूरी है, इसीलिए कुछ लोगों ने मिलकर एचआरए बनाया। एचआरए का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों को संगठित करना और उनके उद्देश्य में कामयाब बनाने के लिए गाइड करना। बाद में 1928 में इसी का नाम बदल के HSRA कर दिया गया था। भगत सिंह शामिल हो गए। इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 1926 में भारत नौजवान सभा बनाया समाजवाद के विचार को लेकर। बाद में उनको मनाया गया, लगा कि भगत सिंह के बिना काम नहीं बनेगा, इसीलिए बाद में इसमें भगत सिंह को भी शामिल किया गया। और भगत सिंह को कहा गया कि भारत नौजवान सभा क्यों बनाए हैं, हम इसी में समाजवादी जोड़ देते हैं भाई। तो एचआरए जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें जोड़ दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यही से शुरू होता है दूसरा चरण क्रांतिकारी आंदोलन का। और 9 सैनिक विद्रोह जो 46 में हुआ, फरवरी 1946 में, वहां अंत हुआ। तो भैया ये पूरा क्रांतिकारी आंदोलन है। 8वें नंबर पे आइएगा तो हम पढ़ेंगे जितनी भी पत्र पत्रिका है आजादी के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितनी भी पत्र पत्रिका है उसकी भाषा क्या थी, कहां से निकाली गई, उसके संपादक कौन थे। बिहार में भी जोड़ देंगे साथ साथ कि बिहार में पहली पत्रिका कौन सी थी, उसके संपादक कौन थे, पूरी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद कुछ पुस्तक के नाम भी पूछा जाता है, पुस्तक और उसके जो ऑथर हैं, लेखक हैं, उनका नाम भी पूछा जाता है। और 10वें नंबर पे कुछ मिसलेनियस यानी कुछ मिश्रित घटनाक्रम भी हम लोग करेंगे। तो पूरी तरीके से पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा फोकस पॉइंट ये होगा। इसके अलावा 11 नंबर की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, भारत में संवैधानिक विकास। ऐसे तो पॉलिटी वाले सर भी आपको पढ़ा देंगे। संवैधानिक विकास मतलब ब्रिटिश सरकार के दौरान जितने भी कानून आए, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट आया 1893, उसके बाद 1793, 1813, उसके बाद 1833, 20 साल पे आया चार्टर एक्ट 93, 1813, 1833, 1853। उसके बाद काउंसिल एक्ट शुरू हुआ 1909 तक, फिर भारत शासन अधिनियम आया। ये पूरी बात ऐसे पॉलिटी वाले सर पढ़ाएंगे, लेकिन ये भी आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है गवर्नर जनरल वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के दौरान। भारत के जितने गवर्नर जनरल हुए, बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, और फिर जब 57 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया के अंदर शासन चला गया, क्राउन के अंदर शासन चला गया, तो उसी गवर्नर जनरल को हम वायसराय कहने लगे। 57 की क्रांति में एक बड़ा परिणाम यह हुआ था कि भारत में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य बनाया था, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया।
जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया तो यही गवर्नर जनरल बन गए वायसराय, माने उप राजा। वाइस रॉय, रॉय का मतलब राजा, वाइस का मतलब उप राजा बन गए। उप राजा का मतलब राजा बन गए कौन? क्राउन। पहले गवर्नर ही पूरे देश चलाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते थे वही भारत के मुख्य कर्ता धर्ता होते थे, वही उसके शासक होते थे। लेकिन जब 57 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज हो गई सरकार, तो कंपनी को ही भंग कर दिया गया और क्राउन के हाथ में शासन चल गया, तब उसका नाम पड़ा वायसराय। तो हम लोग पूरे वायसराय और गवर्नर के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ डिटेल में पढ़ाएंगे। जो पढ़ेंगे हम, जैसे आज की क्लास हमारी खत्म जब होगी, उसको 3 घंटे के अंदर बोर्ड का पीडीएफ भी आपको जाएगा, साथ में उसका नोट्स भी 3-4 घंटे के अंदर आपको जाएगा। आप लोगों को आवाज मिल रहा है क्या? अगर आवाज मिल रहा है तो यस लिखें। आप लोगों को आवाज मिल रहा है क्या? आप लोगों को आवाज मिल रहा है तो यस लिखें।
आवाज मिल रहा है क्या आप लोगों को? जी, तो आवाज मिलने लगा आप लोगों को। हम ये घोषणा करने के लिए आए थे कि हम लोग अभी एक टीम के बारे में बताने के लिए आए थे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि बड़ा टीम के साथ हम लोग इस एप्लीकेशन पे आए हैं। तो अभी जो क्लास हो रहा है, आज का जो क्लास था वो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब आगे हम लोग यूट्यूब से एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट डे से जो हमारी क्लास होगी वो एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, ठीक है। हम जितना भी उसमें लोग जुड़ेंगे वो सारे लोग अपने कोर्स को खरीदने के लिए वहीं से पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। और वो बहुत बड़ा पेमेंट नहीं है, छोटा सा एक अमाउंट रखा गया है ताकि आप लोग जो है फ्री वाले को छोड़ करके चले जाते हैं तो छोटा सा अमाउंट अगर आप पे करेंगे तो आप लोग भी एक जिम्मेवारी के साथ उसमें पढ़ाई करेंगे। और वो फी होगा आपका 499 रुपए का, ठीक है। उसमें आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप परेशान भी नहीं होइएगा इससे, मुझे पता है आप कहीं न कहीं से उसका वो कर ही लीजिएगा। इसमें सारा कुछ आपको दिया जाएगा, क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ दिया जाएगा और क्लास के बाद आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, क्लास टेस्ट के रूप में होगा। और संडे के दिन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आवर मिलेगा ताकि कोर्स को सही समय पे खत्म किया जा सके परीक्षा से पहले, और आप लोगों को रिवीजन का भी एक वक्त मिले, ठीक है। हमारे लिए जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अच्छे अच्छे टीचर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सुमित सर हैं, ये आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाने के लिए यहाँ पे आएंगे। बाकी आप लोग रजनीश सर को जानते हैं, वो पहले से आप लोगों से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और कभी कभी जो है हम भी आप लोगों को क्लास में जो भी अच्छी बातें हों, इंफॉर्मेटिव बातें हों, हम लोग कभी कभी कर लिया करेंगे एक दूसरे से बात। सभी सुमित सर आप लोगों से इंट्रोड्यूस होंगे, तो आप लीजिए थोड़ा बातचीत होइए। जी सर। जी सर, कोई दिक्कत। नोट पे। गुड मॉर्निंग बच्चों। टोटल सिलेक्शन लाइव के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी आपको आशुतोष सर के द्वारा सारी बातें बताई गई है, उस बातों को हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इस संस्था में जुड़ने के बाद जी ठीक, ओके ओके। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपको TRE4 से संबंधित जितना भी नॉलेज आपको चाहिए, जितना भी आपका सिलेबस का पार्ट है, हर एक विषय को बारीकी से अच्छे तरीके से MCQ के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जैसे भी हो, सारे विषयों का अच्छी तरीके से आपको यहां अध्ययन करवाया जाएगा। और आपको इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना है। आपका काम है सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। बाकी जो भी काम है वो सारा हम लोग हैं, हमारी टीम है, ये सारा काम देखने के लिए हम लोग हैं। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए और हम लोग हमेशा आपके इस प्रयास में हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। जैसा कि आशुतोष सर के द्वारा आपको बताया भी गया था कि आज के बाद हम लोग सीधे अपने एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। जो हमारा एप्लीकेशन है टोटल सिलेक्शन लाइव, उस एप्लीकेशन पे ही कल से आपकी क्लास चलेगी। जो इसके लिए हम आपसे सिर्फ एक नॉमिनल चार्ज कर रहे हैं 499 रुपये का, ठीक है, जो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। और इस 499 रुपये में आपको रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगी, टेस्ट सीरीज चलेंगी, जो भी है सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा जी। और शाम में जो भी आपकी क्लासेस चलते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब वाली लाइव क्लासेस आपको फ्री चलती रहेगी और उसके लिए किसी को कोई चार्ज नहीं देना है। और एप्लीकेशन पे जो है ये जो चलेगा, इसके लिए आपको 499 रुपये का चार्ज रखा गया है। मेरे हिसाब से बहुत ही नॉमिनल चार्ज है इसके। अच्छा,
जब तक आप चार्ज पे नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर सीरियसनेस भी पढ़ाई के प्रति नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए 499 रुपये आपको पे करना होगा इसके लिए, और आराम से मस्ती से पढ़ाई कीजिए। हर एक सब्जेक्ट जो भी आपके सिलेबस में है, हर एक सब्जेक्ट का अध्ययन हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। हमारी पूरी टीम इसके लिए तैयार है, अलग अलग विषय के एक्सपर्ट है यहाँ पे, और सभी विषय से संबंधित रजनीश सर के नेतृत्व में जितने भी विषय हैं उन सभी का आपको यहाँ पे टोटल तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और इसके लिए इस जस्ट बाद अभी पॉलिटी की क्लास आपकी चलेगी, इसलिए आप लोग सब लोग यहाँ लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिए, और जितना अधिक से अधिक लोग लाइव जुड़ेंगे इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके हमारे इस मुहिम से। ठीक है, और थोड़े देर के बाद हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2-4 मिनट का वेट कीजिए।